यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या नाम है? वर्ण, विचार और उच्चारण। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहले हमने भाषा पढ़ी थी। भाषा के दो रूप देखे थे, मौखिक, दूसरा लिखित। कि एक तो बोला जाना और एक लिखा जाना भाषा को, है ना। वह तो भाषा के बारे में जाना था। अब भाषा, जब हम अपनी भाषा में लिखते हैं, हिंदी में जैसे देवनागरी लिपि है हमारी, तो उसमें जो लिपि है वो कैसे लिखा जाता है, यानी उसमें वर्ण लिखते हैं हम, ए आ ई, बड़ी ई, इस तरह से, है ना। तो वो वर्ण है हमारे, और उनको लगातार क्रम से लिखना, है ना। एक लाइन में, मतलब लगातार कंटिन्यू लिखते रहना उनको, क्या है, श्र से श्रमिक तक कंप्लीट हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वर्णमाला। वह पूरी वर्णमाला कहलाती है। तो वर्ण, विचार और उच्चारण हम समझे, तो कोई भी हम वाक्य लिखते हैं ना, वाक्य, पूरा वाक्य। जैसे मैंने बोला कि छात्राएं झूला झूल रही हैं, छात्राएं झूला झूल रही है। तो प्रत्येक क्या है, इस पूरे वाक्य में अलग अलग पद है। ठीक है, पद समझते हो, यानी अलग अलग अक्षर है। जैसे मैं झूला लिख देती हूँ, एक शब्द लिख देती हूँ, इस वाक्य में से एक शब्द ले लेती हूँ मैं, झूला, झूला, ये शब्द ले लिया। तो अब ये किन किन पदों से मिलकर बना है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि पद कौन कौन से हैं इसमें। और जब हम पद देखेंगे, जैसे अब झ से झंडा, पहले मात्रा को नहीं देखेंगे, पहले ये सिर्फ झ है ना, झ देखेंगे। तो ये झ है वो कोई ना कोई ध्वनि से मिलके बना है ना। ध्वनि क्या होती है? सीधे मुंह से स्वतंत्र रूप से निकलने वाली आ, ई, ऊ, ये क्या होती है, सब ध्वनियां होती है। ठीक है, तो अब इस पद में, ज वाले पद में कौन सी ध्वनि है बच्चों? इसको पढ़ेंगे अपने पूरा। झू, ऊ की मात्रा लिखी हुई है, ध्वनि कौन सी आ रही है? ऊ की। तो झ को अलग करो। अब जब हम ध्वनि अलग कर देते हैं ना, तो ये झ कैसा रह जाता है? हलंत वाला झ हो जाता है बच्चों। हलंत वाला झ मतलब कि आधा झ, इसको आधा झ माना जाता है, क्योंकि कोई ध्वनि जब मिलती है उसमें, तभी वो पूरा इसको बनाती है। ठीक है, तो ये झ में कौन सा ऊ है, मात्रा आपको पता है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसमें हम बड़ा ऊ, ये और ये मिलके जू बना है। ठीक है, ये पद मिला और ये पद मिला, तब जाके ये पूरा पद बना है। ठीक है, फिर इसके और टुकड़े करो। ला, ला के टुकड़े और करेंगे तो क्या देखेंगे हम? ला के टुकड़े करते हैं तो देखिए, हमने पहले, हमारा पद कौन सा है? ल। तो ल में से ध्वनि निकालनी है हमको, तो ल को आधा बना देंगे, हलंत वाला ल कर देंगे। और ध्वनि कौन सी है इसमें? आ साउंड आ रहा है, तो आ को अलग कर दिया। इस तरह ये हमने इस शब्द के अलग अलग पद कर दिए। अब ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे अलग अलग वर्ण कहलाते हैं। इनको वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि अब इनके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। वर्ण में क्या है? वर्ण की यही है कि वर्ण के जब लिखा जाए वर्णों को, तो हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरा, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। देखिए परिभाषा इसकी, कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब अब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इस आधे झ के अब टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और ध्वनि, ध्वनि हमेशा स्वतंत्र रहती है, तो अब इसके टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसलिए ये वर्ण अलग अलग हो गए, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, तो यही इसकी परिभाषा है।
उसके बाद आती है वर्णमाला। अब पूरी वर्णमाला, ये तो हुए वर्ण अलग अलग आपको करने बताए मैंने, ठीक है। अब होती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है कि क्रमबद्ध लगातार, मैंने अभी बताया आपको कि क्रमबद्ध लगातार एक तरह से हो जाता है कि वर्णों का समूह है, झुंड जो होता है, यानी वो भी क्या, समूह, एकदम कंटिन्यू लगातार। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरह क्रम से लिखना, वही क्या होता है हमारा वर्णमाला होता है। यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है, ठीक है। वर्णमाला जान गए, अलग अलग वर्ण जान गए, वर्ण जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और ठीक है, ऐसे लेके पूरे श्र से श्रमिक तक हमारी जो लगातार क्रमबद्ध लिखते हैं उनको, है ना, तो वही क्या है, वर्णमाला हो जाती है। अब हम वर्णों के कितने भेद कर सकते हैं, देखिए वर्णों के भेद, जो वर्ण हैं हमारे ए से लेके श्रमिक तक, उनको हम कितने भागों में बांटेंगे, वर्णों के भाग, कितने भाग होते हैं, स्वर तथा दूसरा व्यंजन, दो ही होते हैं प्रकार, स्वर तथा व्यंजन, ये वर्णों के प्रकार हो गए। तो अब दो प्रकार में इनको बांटा है, यानी जो ऐसे श्रमिक तक हमारे कंटिन्यू बोलते हैं उनमें से कुछ तो क्या है, स्वर है, और कुछ उनमें व्यंजन है। तो स्वर कौन कौन से हमारे, स्वर है हमारे, स्वर की परिभाषा होती है कि जिनको बोलते समय कोई भी रुकावट पैदा ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं ना, उन्हें ही स्वर कहा जाता है, ठीक है। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी ये ध्वनियां क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। आ, ई, उ, कोई भी ध्वनि निकाली ना, उसमें हम दूसरी ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता हमें, तो ये ध्वनियां क्या होती है, अपने आप में स्वतंत्र होती है। यानी ये मुख से, मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो इसे स्वर कहा जाता है। हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है, 11। कौन कौन से, अ से लेके अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, काउंट कर लो, 11 हो गए ना, ये 11 हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। स्वर देखने के बाद में देखिए अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर जान लिया, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं, और 11 हमारे स्वर होते हैं। उन 11 स्वर में से मात्राएं कितने स्वर की होती है, ओनली 10 स्वर की अपनी मात्रा होती है। यानी कोई भी शब्द या पद हम लिखते हैं तो उसमें मात्रा जो यूज की जाती है वो 10 स्वरों की ही होती है, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर के बारे में देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग यानी एक मात्रा का ही समय लगता हो, एक मात्रा का ही समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी आसान भाषा में बताऊं तो जो कम समय में जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती है वही ह्रस्व स्वर में आती है। ह्रस्व मतलब छोटा रूप, एकदम लघु रूप। जैसे मैंने देखो अ, आ, तो आ में डबल समय लग रहा है, अ, आ, तो जो अ है वह ह्रस्व स्वर है। ई, ई, एक छोटी ई और एक बड़ी ई, तो छोटी ई क्या है, ह्रस्व स्वर है। तो इस तरह 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है।
4 ह्रस्व स्वर। सेकंड नंबर देखेंगे दीर्घ स्वर। ये स्वर का दूसरा भेद है। दीर्घ दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होगी? ह्रस्व मतलब तो छोटा, जो कम समय में बोला जा रहा था। अब इससे थोड़ा दुगुना समय बोलने में इसको लगेगा। इसकी ध्वनि जब निकलती है ना, तो इससे थोड़ा डबल समय लगता है, दुगुना समय लगेगा। ठीक है। जैसे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय यानी 2 मात्रा का समय लगे, डबल, तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ को दूसरा नाम क्या है? गुरु भी कहा जाता है। देखो, ह्रस्व को लघु कहा जाता है और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। ठीक है। ये लघु गुरु ये संस्कृत में काम आते हैं कि लघु मतलब 1 मात्रा का समय और गुरु मतलब 2 मात्रा का समय। ठीक है। तो इसको गुरु भी कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी संख्या है इसकी? दीर्घ कितने होते हैं स्वर? 7 स्वर। क्योंकि टोटल हमारे स्वर कितने हैं? 11। 11 में से 4 तो किस में आ गए? ह्रस्व में आ गए। बचे कितने पीछे? पीछे जो 7 बचे, यानी डबल समय जिनको लग रहा है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और बाकी जो बचे थे ए, आई, ओ और औ। ये 7 क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है। 2 भाग देख लिए हमने स्वर के। तीसरा है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर यानी इन दोनों से लॉन्गर, यानी ज्यादा समय लगेगा। इन दोनों से इसकी ध्वनि जब बोलेंगे हम थर्ड की, जब हम थर्ड की ध्वनि बोलेंगे प्लूत स्वर, क्या बोलते हैं? नाम क्या है इसका? प्लूत स्वर। ये है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर में क्या है? इन दोनों से ज्यादा समय लगेगा ध्वनि को बोलते समय। ठीक है। परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना यानी 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक चिन्ह लगता है, जैसे हम लंबी ध्वनि निकाल के जैसे बोले ना, राम, हे राम, है ना, ओम, ये उच्चारण करते हैं ना, तो इसमें क्या है? तिगुना समय लग रहा है बोलने में। तो उसको लिखा कैसे जाता है? ये इस चिन्ह से लिखा जाता है। ठीक है। इस चिन्ह से लिखा जाता है, ये वाला। तो इसका मतलब है ये थोड़ा बोलने में समय ज्यादा लगेगा इसको। और ये जो प्लुस स्वर का जो उपयोग है, कहाँ किया जाता है? दूरी, दूरी वाले शब्द बताने में इसका उपयोग किया जाता है, कि जल्दी आओ, है ना, जल्दी चले जाओ। ऐसे लंबी जब ध्वनि निकाली जाती है तो वह होती है प्लुत स्वर में। स्वर 11 होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। ठीक है। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें डबल मात्रा का, और इसमें तिगुना 3 मात्रा का समय लगता है। क्लियर यहां तक? अब हम वर्ण का दूसरा भेद देखेंगे। वर्ण का दूसरा भेद कौन सा है? दूसरा भेद व्यंजन। व्यंजन है दूसरा भेद। व्यंजन क्या होता है? स्वर तो थे जो आसानी से बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से हवा के जरिए ही बाहर निकल रहे थे, वे थे स्वर। ठीक है। जिनको बोलने में अन्य किसी वर्ण की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती थी। ठीक है, नहीं लेनी पड़ती थी। दूसरा व्यंजन इसके विपरीत है बच्चों, कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन होते हैं। यानी हमें क्या? स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, तभी व्यंजन कंप्लीट होंगे। जैसे क से लेके ह तक सभी क्या है? व्यंजन है। क से लेके ह तक जो है सभी क्या है? व्यंजन है। तो ये क,
क में क्या मिला हुआ है, क्या ध्वनि मिली हुई है, अ की। तो इसके टुकड़े करो, क को बाहर निकालो और इसमें स्वर मिलाओ अ, यानी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वही व्यंजन होते हैं। ठीक है, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन होते हैं। अब देखिए भाषा के अंतर्गत व्यंजन की संख्या कितनी बताई है, 39, 39। ठीक है, तो व्यंजन के भेद देखेंगे। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें, स्पर्श व्यंजन। व्यंजन का पहला भाग स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किनको कहते हैं, जब जिन ध्वनियों को बोलने में हमारे मुख में मतलब जीभ से जो स्पर्श होती है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, जिनको बोलने में, तो वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग का मतलब है क की सभी पीछे वाला समूह सारा आ जाता है। ठीक है, क के पीछे का समूह क्या हुआ, क, ख, ग, घ, ड़। तो क वर्ग का मतलब क के पीछे वाला पूरा समूह आ जाएगा। और दूसरा च वर्ग, इस तरह ये हिंदी में 5 तो वर्ग हैं। ठीक है, क से लेके प वर्ग तक, क से प वर्ग, वर्ग का मतलब पीछे वाले सारे समूह के सभी वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी वर्ण क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो 5 वर्ग है उनके सभी व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्योंकि जो क, ख, ग, घ, ड़ बोलते हैं वो क्या है, हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है। ठीक है, और स्वर की सहायता से, तो वो कंठ कंठ से निकली इसलिए स्पर्श व्यंजन। च वर्ग है जो च, च न यानी जीभ है जो तालवे के टकरती है बोलते समय, च, छ, ज, झ, ण, तो वो तालवे से टकरती है तो वह स्पर्श व्यंजन है। यानी मुख के किसी भी भाग को यदि जीवा स्पर्श करे ना तो स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, मुख के किसी भी भाग को जीवा जब स्पर्श करे तो वे सारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ट वर्ग, ट, ट क्या है, जीवा जो है तालवे से थोड़ा पीछे, मूर्धा, मूर्धा जिसको बोलते हैं, वहां पे स्पर्श होती है। और त वर्ग में त, थ, द, जीभ जो है हमारी दांतों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, त, थ, द, ध, न, दांतों को स्पर्श कर रही है। और प वर्ग, प, फ, ब, जो हमारे होठ आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये मुख के सभी भाग आपस में जब स्पर्श कर रहे हैं तो ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, क से लेके प वर्ग तक, कौन कौन से, क वर्ग से प वर्ग तक क्या है हमारे, स्पर्श व्यंजन। सेकंड नंबर भाग देखो, व्यंजन का सेकंड प्रकार कौन सा है, उच्छिप्त व्यंजन। कौन सा, उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, पहला था स्पर्श, दूसरा है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त में कौन से लिए हैं, उच्छिप्त में सिर्फ 2 व्यंजन आते हैं, उच्छिप्त। और ये कहां से लिए गए हैं, जो हम ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग देखते हैं ना, ये ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसी में से इन 2 वर्णों को अलग से लिया गया है। क्यों, क्योंकि हिंदी भाषा में इनका प्रयोग होता है। कैसे होता है, ये ड बस बिंदु लगा दिया जाता है, जैसे ये ड है ना, ये ड है इधर और ये ड बन जाता है, और ये ढ है और ये ढ बन जाता है। तो हम जैसे शब्द बोलते हैं सड़क, पढ़, पढ़ाई, है ना, तो इस तरह के हिंदी भाषा में जब शब्द प्रयोग लिए जाते हैं तो इनको भी व्यंजन में सम्मिलित कर लिया गया है, इन्हीं मिला लिया गया है, तो ये हमारे उच्छिप्त हो जाते हैं। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन मतलब वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण के समय जीभ पीछे की ओर जाकर एकदम आगे की ओर फटाफट आ जाती है, जैसे पढ़, है ना, सड़क, सड़क बोलते हैं तो इसलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये 2 ही होते हैं संख्या में। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितने थे, क वर्ग से लेके प वर्ग तक,
यानी कितने हुए टोटल 25, ठीक है 25, और उच्छिप्त कितने हुए 2। इसके बाद है थर्ड नंबर अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन का तीसरा अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, यानी स्वर से कुछ आगे चल के और व्यंजनों के बीच में, मतलब बीच के जो वर्ण होते हैं वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऐसे व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जैसे च, छ, ज, जीभ एकदम टकराती थी अपनी स्पर्श व्यंजन जब बोलते थे तो, है ना। तो इसमें क्या है, जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं करेगी, बिल्कुल थोड़ा सा ही स्पर्श कर पाती है। तो ये कौन से वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन में? य, र, ल, व, ये होते हैं य, र, ल और व, ठीक है। ये व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इन व्यंजनों का निर्माण स्वरों के आपसी सहयोग से ही हुआ है और इनकी संख्याएं कितनी है? 4, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन बोलेंगे अपन य, र, ल, मतलब जीभ एकदम से स्पर्श नहीं कर पाती है, ठीक है ना, बिल्कुल थोड़े से समय के लिए स्पर्श होती है। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, पूरी तरह जीभ स्पर्श नहीं कर पाती है मुख के किसी भी भाग को। अब लास्ट प्रकार है व्यंजन का ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का लास्ट प्रकार कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्म यानी उष्मा, गर्मी देने वाला। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है किंतु मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं होता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितनी होती है इनकी संख्या? ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से? जिनको बोलने से गर्म वायु निकलती हो, तो कौन कौन से हैं? यही हुए श, स, स, ह। इनको आप बोल के देखोगे तो गर्म वायु मुख से बाहर निकल रही है, यानी उष्मा निकल रही है बोलते समय। तो ये हमारे 4 क्या होते हैं हिंदी में व्यंजन में? चौथा प्रकार ऊष्म व्यंजन। पहला था स्पर्श, दूसरा था उच्छिप्त, तीसरा था अंतस्थ और चौथा था ऊष्म व्यंजन, ठीक है। हमने स्वर पढ़ लिया, व्यंजन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ संयुक्त व्यंजन है, कुछ अयोगवाह वर्ण है, तो उनके बारे में हम कल क्लास में चर्चा करेंगे, ओके।